करते हैं, जिसका टॉपिक है सोशल मीडिया ऑन द राइट एंड रॉन्ग साइड्स ऑफ इंडियन सिनेमा. Cinema is one tool which drives the pop culture of a country, and pop culture shapes the behavior and psychology of its citizens, which is why discussing on the subject becomes such a relevant topic. And to moderate this panel discussion, we have our very favorite, Shri Vikash Pandey ji. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. He is a social media activist और इनका एक बहुत ही पॉपुलर पेज है जिसका नाम है आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, विच हैज़ 1.6 करोड़ फॉलोअर्स इन इट. और हम सब ने उसके मर्चेंडाइज टी शर्ट्स पहने ही हैं द इंटायर इलेक्शन कैंपेन. और इसी तरह से सर के कुछ और भी पेजेस हैं जिसका टोटल फॉलोअरशिप जो है वो 8 CR का है, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर नेशनलिस्ट विचारधाराओं को प्रमोट करते हैं. सर, वी वेलकम यू ऑन द पैनल. द मॉडरेटर श्री विकास पांडे. एवरीबडी जोरदार तालियों के साथ. हेलो एवरीवन, नमस्ते. सभी लोग बैठ गए ना आराम से? ठीक है. 2004 की बात है. अब मैं नया नया बीटेक से निकला था और वहाँ पे सबसे बड़ी, कपिल जी बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब बच्चे की जॉब लगती है? तो पेरेंट्स क्यों टेंशन में रहते हैं? अच्छा, मेरे पेरेंट्स टेंशन में थे कि कहीं किसी लड़की से शादी न कर ले, ठीक है. तो इससे पहले वो कहीं और शादी कर ले, इसकी शादी करा देते. तो वो सोच रहे थे कि लड़कियां इसको दिखाई जाए. तो उसी सिलसिले में उन्होंने फ़ोन किया, बेटा एक लड़की आ रही है अपने भैया के साथ, इन्फोसिस का एग्ज़ाम देगी, उसको एग्ज़ाम दिला देना. तो वो इनडायरेक्टली था कि लड़की देख लेना. मैं गया एग्ज़ाम दिलाने और उसके जो भैया थे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली पीछे मुँह किया, कह के ठीक है आप लोग थोड़ा समय बिता लीजिए. और हम लोग पास 2-3 घंटा 4 घंटा टाइम था. हमने सोचा क्या करें, तो वहाँ पे एक मूवी लगी थी मैं हूं ना, 2004-5 मई में. मैं गया देखने 2004 और मूवी देखने लगे. वहाँ पे दोनों के अच्छा अलग विचार. वो खुश, शाहरुख खान रिक्शा उड़ा रहा है. मैं दुखी कि उसमें हिंदू टेररिस्ट दिखा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल. दोनों के अलग विचार, अलग सोच. मैं बाहर निकला, उसको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मज़ा आया. मैंने कहा यार उसको समझा नहीं पाया. मैंने कहा लड़की एकदम अलग ही टाइप की है, इसको सुधारना पड़ेगा. और उससे मैंने शादी कर ली. हाँ, एक सुधार पाया. लेकिन फॉर्चुनेटली आप लोग के ज़माने में इस समय सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि सब लोग बिना शादी किए ही लोगों को सुधार रहे हैं. तो उस समय तो सटल तरीके से प्रोपेगेंडा दिखाया जाता था. अब जैसे मैं हूं ना में हिंदू टेररिस्ट ही दिखा दिया. कभी मैंने उससे पहले हिंदू टेररिस्ट देखा ही नहीं था. अभी अटल जी की सरकार चली गई थी, उसके बाद बैक टू बैक प्रोपेगेंडा मूवीज आ रही थी. फ्रस्ट्रेशन इतनी कि उतर ना पाया कहीं पे. इसी सिलसिले में मैंने देखा कि बहुत सी प्रोपेगेंडा मूवीज होती हैं. आपकी रंग दे बसंती आई और दुनिया भर की कहानियाँ आई. तो हमारे साथ भी एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं जो हमारे इन चीज़ को बताएंगे और हम लोग साथ डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले हमारे साथ जिया जी आएंगी. जिया मंजरी जी, वेलकम. वो इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं. इक्वल राइट एक्टिविस्ट आपने देखा होगा, माइनॉरिटी के लिए एक्टिविस्ट होते हैं. छोटी छोटी बात पे कोई राणा आयुक्त छींक भी दे तो उसके लिए वहाँ से समन आ जाता है लोगों का. तो ये एक रेयर ब्रीड में आती है जो हिंदू राइट्स के लिए भी खड़ी होती हैं. कश्मीर हिंदूज के लिए खड़ी रहती हैं. यूएस और कनाडा में डायस्पोरा उनके साथ एंगेज करती है, बहुत से एक्टिविज्म में रहती हैं. आई एम श्योर मैम जब डिबेट होगा, हम लोग की बात होगी, तो आप लोगों को अपने बारे में और बताएंगी. प्रतीक बुरादे जी हमारे साथ हैं. वो बहुत जाने माने यूट्यूबर हैं, लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके. बहुत ही, अभी मैं इनके साथ बैठा था, मॉडेस्ट हैं लेकिन बहुत ही जानकार, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन रखते हैं. और आप इनके चैनल में देखोगे कि न केवल ये मूवीज़ को के अच्छे क्रिटिक हैं, उनके पीछे का जो एक पॉलिटिक्स होता है उसको भी अच्छे से एनालाइज करके हमारे सामने आते हैं. और बहुत सी मूवीज़ को इन्होंने अच्छे से एक्सपोज किया है और बताया कि आखिर वो क्यों ऐसी है जैसी हैं. हमारे साथ कामाख्या सिंह जी हैं. अगेन वेरी सॉफ्ट स्पोकन. धारा 370 के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिलीवर्ड, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड. और उसको नेशनल अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिया है. तो आई वेलकम यू ऑल. हम लोग साथ बैठते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं इनसे. आई होप फर्स्ट रो
उसके बाद सेकंड रो तो देख ले रहा है ना इन लोगों को। कोई नहीं, कैमरे में रहेंगे सब लोग। हेलो। अभी सब लोग सुन पा रहे हैं और मेरे ख्याल से सब लोग देख भी पा रहे हैं जी। हाँ हाँ जिया जी, जैसे आप इक्वल राइट्स पे काम करते हो, लोगों को उनके राइट्स के बारे में, स्पेशली हिंदू ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में आप काफ़ी एक्टिविज्म शो करते हो। तो अभी एक मूवी आई है पठान, और ऐसी कई मूवीज़ आई हैं, लेकिन पठान इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी चर्चा में है और सब लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत सुने हुए हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना उसकी कहानी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पठान में एक जो मैंने सुना है कि शाहरुख खान एक इंडियन रॉ एजेंट रहते हैं और अफगानिस्तान में जाते हैं, और उसमें दिखाता है कि कैसे वहाँ पे अमेरिकन मिसाइल से, वहाँ ये दिखाता है, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई मौलाना ही टेररिस्ट है और वहाँ पे निर्दोषों की हत्या कर देता है। मतलब उसमें विक्टिम खेला है, थोड़ा दोनों साइड का दिखाया है, लेकिन दिखाया है कि भैया देखो कितने वहाँ पे अफगान के लोग कितने इसमें सह रहे हैं, कितने दुख में हैं। उसी तरीके से अनगिनत मूवीज आई हैं जो एक, फॉर एग्जांपल तोरबाज करके संजय दत्त की मूवी आई थी, अफगान रिफ्यूजी कैंप के बारे में बताया। मतलब इंडियन ऑडियंस को वहाँ के बारे में दुख बता रहे हैं, विच इज़ ओके, दिखाया आपने। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तानी हिंदूज यहाँ पे रहते हैं, सब काफ़ी लोगों ने काफ़ी काम किया है, हमने भी पैसे इकट्ठे किए, कपिल जी भी काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आप लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। उनके बारे में मूवी तो भूल जाइए, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनती है। तो आप ये बताइए कि ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा दो मुंहा चेहरा बॉलीवुड का क्यों है, जो सोशल मीडिया हमेशा उनको दिखाता रहता है, एक्सपोज करता रहता है। तो ये मतलब पाकिस्तानी हिंदूज में इक्वलिटी के नाम पे कुछ नहीं दिखाते, मतलब कि दूसरे साइड का दिखाते हैं और जो हिंदूज की साइड का वैसे बॉलीवुड में दिखाते नहीं, ऐसा क्यों? हमारी मूवीज में किस तरीके की चीजें दिखाई जाएंगी, जहाँ पे कि एक नमाज पढ़ता हुआ बंदा तो बहुत धर्मात्मा होगा, वो किसी भूखे को खाना खिला रहा होगा, किसी को पानी पिला रहा होगा, लेकिन वहीं पे जो विलन होगा वो टीका लगाए होगा, जनेऊ पहने होगा, वो किसी मंदिर मठ का अधिष्ठाता होगा। तो ये एक
आत्मसम्मान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और कैसे तोड़ सकते हैं? वैचारिक रूप से अगर मैं आपको कंडेम कर दूं, अगर मैं आपके मन में ही भावना डाल दूं कि आप विकास आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बर्बाद हैं बिल्कुल, तो आप तो ये सोचना, आप उसी अंधविश्वास में जीते रहेंगे कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम लाइक वेस्ट। सो दैट इज व्हाट दे डूइंग, यही कर रहे हैं वो इतने साल से कि हमें तो हिकारत दिखाते हैं। दूसरी बात, अभी आपने जो बोली, कश्मीर में इतनी सारी चीजें हुई, पाकिस्तान में इतनी सारी चीजें हो रही है। पाकिस्तान में हर तीसरे घंटे पे एक लड़की अगवा हो जाती है, हर दूसरे दिन पे उसको कन्वर्जन कर दिया जाता है, हर चौथे दिन पे 3-4 लड़कियों का मर्डर हो जाता है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं दिखाता। चलिए कश्मीर में तो ऐसा हो रहा है हिंदुओं के साथ में। मैं चाहती हूँ अफगानिस्तान में जो तालिबान परिवर्तित हो चुका है, वहां महिलाओं की शिक्षा होना बंद हो चुकी है। सोचिए, महिलाओं की शिक्षा होना बंद हो चुकी है, लेकिन उसको बीबीसी नहीं दिखा रहा है। वहां पे विमेन राइट नहीं आता, वहां पे चाइल्ड राइट नहीं आता, वहां पे कोई भी यूनिसेफ नहीं आएगा ये चीज दिखाने के लिए। लेकिन यूनिसेफ से प्रियंका चोपड़ा जी को भेजा जाता है इंडिया, रायबरेली में चेक करने के लिए कि एजुकेशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे कितने मजेदार बात है, जहाँ पे स्त्रियों को सबसे पहले अधिकार दिया गया, जहाँ पे साम्राज्य रही है स्त्रियां, वहां पे आप समझिए कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि स्त्रियों को कैसे रखा जाए। अभी हम जिस स्थिति में पहुंचे थे यहाँ के, और यहाँ अगर आए तो तब आए जब तुम आक्रांता हमारे यहाँ पे आए थे, और उन्हीं के काउंसिल हमारी स्थितियां चेक करने के लिए अपने एम्बेसडर्स को भेजते हैं। एंड दे आर नॉट सेंडिंग देयर एम्बेसडर्स टू अफगानिस्तान, टू पाकिस्तान, anywhere. We're talking about women rights. So this is very shameful. And I guess कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड कह लीजिए या कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या इस टाइप की आर्ट इंडस्ट्री जो होती है, वो चेहरा होती है। वो एक चेहरा होती है कुरीतियां, कुप्रथाएं दिखाने का भी, और उनको मिटाने का भी रास्ता दिखाने का। तो सिर्फ यही दिखाते रहेंगे आप जीवन पर्यंत कि यहाँ पे क्या हो रहा था। आप एक बात बताइए कि हलाला के ऊपर कितनी मूवीज बनी है? दहेज प्रथा पे तो बनी हुई देखी होगी काफी सारे लोगों ने, सीरियल्स में भी देखा होगा कि दहेज में लड़ाई जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किंतु हलाला पे क्यों नहीं बनी? ये भी दिखाना चाहिए। तो ये जो आप कहते हैं कि ये द्विपक्षीय द्विमुखी जो व्यवहार है, वो इसलिए है क्योंकि काफी फंडिंग भी आती है, और उन्होंने अपने हमारा माइंडसेट ऐसा कर दिया दिखा दिखा के कि हम यूज्ड टू हो गए। नाउ वी डू नॉट फील ऑफेंडेड अबाउट एनीथिंग व्हिच वी सी कि हाँ ठीक है, ये मतलब हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मतलब कुछ समय से हम इतने जागरूक हुए हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे दिखा रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे, जैसे कि आपने पठान के बारे में बात किया, तब आप अगर आज से 6 साल पहले अगर आप देखते तो शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन आज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कलर स्पेशली क्यों यूज किया, ऐसे क्यों यूज किया। Bollywood has to be very, very much sensitive about what they are portraying a woman is. They are portraying women as an eye candy, which they are not. Simple as that. जो भारतीय महिला है वो हमेशा निर्मात्री रही है, और उसको उसी प्रकार से पोर्ट्रे करना पड़ेगा। और ये डिमांड हम सेट कर सकते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं, हम जैसे लोग सेट कर सकते हैं। हम बाइकआउट कल्चर करें या कुछ भी करें, हम उसमें सेट करेंगे डिमांड कि हमें क्या चाहिए। That is what we are here for. Thank you. गाँव के लिए वैसे इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल मैंने सोचा आप लोग से भी एक लाइन इनपुट ले लूँ, क्योंकि आप मूवी वगैरह में खुद डायरेक्टर हैं और मूवीज़ और प्रोड्यूस करते हो, और आप भी प्रतीक जी, आपका भी एक इसमें मेरे को चाहिए कि क्या सच में फंडिंग मिलती है ही इसका जिम्मेदार है, कि आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये मतलब कि पाकिस्तानी हिंदूज जो यहाँ पे आए, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 370 भी आपने बनाए, इस तरह के सब्जेक्ट्स बॉलीवुड उतना पिक नहीं करता है जितना होना चाहिए, मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो इनके मेन रीजंस क्या है? कामाख्या जी। अच्छा, सर्वप्रथम तो मुरलीधर राव जी, भारत नीति का बहुत बहुत, उससे जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर उन्होंने दिया। फंडिंग की बात तो हमने इससे पहले भी सुनी हुई कि अंडरवर्ल्ड की फंडिंग वगैरह, वो आज से लगभग 2 दशक पहले तक वो बातें रिलेवेंट थी, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी इसका सबसे मुख्य जो कारण है, जो इस प्रकार से हम एक तथाकथित सेक्युलर या वोक माइंडसेट की फिल्में जो हम देखते हैं, उसके पीछे मूल मानसिकता में परिवर्तन मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है। और उसके पीछे 2 शब्दों में अगर उत्तर देना हो तो कल्चरल मार्क्सिज्म हम उसको कह सकते हैं, कि बचपन से ही अगर बच्चों को स्कूल में राष्ट्रवाद कैसे
आपको एक तथाकथित क्रांति लानी है, रिवोल्यूशन लाना है, ये बातें जब बचपन से ही पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जब बच्चों के अंदर डाली जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक रेबल माइंडसेट या हमें एक सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध कुछ क्रांति लानी है या एक बहुसंख्यकों के विरुद्ध, वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के विरुद्ध हमें लड़ना ही है, वो एक माइंडसेट बन जाता है। उसी माइंडसेट से जो फिल्म मेकर्स फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उसी मानसिकता की फिल्में वो बनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे सभी को कोई फंडिंग मिलती है या केवल फंडिंग के कारण ही ऐसे विषय आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट आप देख लीजिए, बॉलीवुड की जो फिल्में अभी हाल ही के समय में लगभग पिछले 2 दशकों से विशेषता अगर आप देखेंगे तो भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली बहुत सारी फिल्में आई है। या कश्मीर के मुद्दे को फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आप देखिए, जो बातें पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बताना चाहता है वही बातें बॉलीवुड के माध्यम से भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि शौर्य फिल्म का हम उदाहरण दे सकते हैं या हैदर फिल्म का उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इन फिल्मों में वही बातें कही गई है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बताता है, और ये भारत के फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाई गई है। इवन भारत में अभी आपने रिफ्यूजी कैंप्स की बात की, तो एक गुलमकई नाम की फिल्म का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मलाला यूसुफजई पर बनी हुई है। भारत के ही सबसे बड़े बड़े कलाकार आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई के जीवन पर ये बनाई गई फिल्म है, और फिल्म में ये दिखाया है कि पाकिस्तान ही कैसे आतंकवाद से पीड़ित है। तो भारत के फिल्म मेकर्स ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित है। इवन अभी पठान फिल्म का भी उदाहरण ले लीजिए, उसमें पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट भारतीय आतंकी के विरुद्ध लड़ रहा है। और भारतीय आतंकी क्यों बना है? क्योंकि भारत सरकार ने और हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने उस रॉ एजेंट के साथ में, भारतीय आतंकी एक्स रॉ एजेंट है और सबसे काबिल उसे दिखाया है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित दिखाया है। और वो आतंकी क्यों बना? क्योंकि भारत सरकार ने और हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने उसके साथ धोखा किया, और इसलिए वो आतंकी बन रहा है। अब ये माइंडसेट लिखने की जो कहानी लिख रहा है, उनको कोई फंडिंग मिले ऐसी बात नहीं, पर वो अपने ही देश के प्रति, अपने ही कल्चर के प्रति इतनी गिल्ट भर गई है। एक जो नई जनरेशन के जो फिल्म मेकर्स विशेषतः इंडस्ट्री में आए हैं, जो एक वोक माइंडसेट के या कल्चरल एक जो मार्क्सिज्म की समस्या के बारे में भी शुरुआत में हमने बात की। मुरलीधर राव जी ने कहा कि कांग्रेस और मार्क्सिज्म के कारण नेशनलिज्म को कैसे, नेशनलिज्म के स्पिरिट को ही कैसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो उसी माइंडसेट के फिल्म मेकर्स अगर फिल्में बनाएंगे तो उन्हें फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। वो भारत को रिग्रेसिव पेट्रियार्कल माइंडसेट वाला बार बार नेगेटिव वे में प्रेजेंट करने वाला, आप जितने भी देख लीजिए पिछले 7 दशकों में, अभी पिछले 8-10 वर्षों से थोड़ी सी कुछ अलग फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिल रहे हैं, पर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे जिन भी फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं या भारत की तरफ से बाहर बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार समारोह में जिन फिल्मों को भेजा गया है, उन्होंने भारत को कैसे प्रेजेंट किया, आप देखिए। भारत एक बहुत ही रिग्रेसिव, पिछड़ी हुई, एक बहुत ही घटिया माइंडसेट के लोग यहाँ पर, यहाँ के कल्चर में तो कुछ अच्छी चीज है ही नहीं, इस प्रकार की फिल्में बार बार भेजी जाती है। तो इसके पीछे फंडिंग तो एक कारण है ही, पर उसके साथ ही जो मानसिकता, एक आत्मग्लानि की भावना जो अंदर है, वो मुझे मुख्य कारण लगता है। धन्यवाद सर। कामाख्या जी, जैसे हम लोग तो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कंटेंट में डील करते हो, इसका बनाते हो पूरा 0 से 100 तक उसको लेके जाते हो, तो आपका क्या सोच है ये जो एक साइड दिखाया ही नहीं जाता है, वो उसका क्या रीज़न हो सकता है? एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर जो भी आप मूवीज, उसमें आपको क्या लग रहा है? फंडिंग एक इशू है, पर उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारे पक्ष का जो कंटेंट था वो रीचेबल ही नहीं था। अब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क की पढ़ाई की, और जब एट द एंड ये समझ में आता था, बाद में समझ में आया कि पोवर्टी सेल्स। अगर आप गरीबी दिखाते हैं, आप किसी का दर्द दिखाते हैं, सिनेमा में एक लॉ है कि ABC, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक कोई
एंड दे वेर प्लेइंग. सो क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही जाके कहूं कि मुझे एक राष्ट्रभक्ति की फिल्म बनानी है तो वो वर्क नहीं करता है. मुझे कंटेंट में वो एक्ट दिखाना पड़ेगा. और मुझे याद है कि 35A बनाने के बाद किसी के पास ये सवाल नहीं था कि ये मैंने गलत दिखाया. उसके बाद धारा 370 बनती है और हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड. जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड जब हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो सब कहते हैं कि ओके, ऐसा भी आप पूरे देश में वेमुला जब हैदराबाद में मर जाता है, पूरे देश में हंगामा होना चाहिए. पर जब मैं ये कहता हूं कि जिस अंबेडकर के संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर दलित को उसका अधिकार मिले, तो जम्मू कश्मीर में एक वर्ग को क्यों उसका अधिकार नहीं मिला? किसी के पास जवाब नहीं था. सो इट्स अबाउट फाइंडिंग कंटेंट. अब मुझे जम्मू कश्मीर, मैं 10-12 साल से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा हूं, और मुझे ये लगता है मैं अभी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूं 370 पे, और मेरे दोस्त के साथ, और मेरा दोस्त ऐसा फैक्ट्स लेके आता है कि मेरे आंख खुले के खुले रह जाते हैं. 1952 में एक वहां आंदोलन चलता है, प्रजा परिषद आंदोलन. प्रजा परिषद आंदोलन में वहां के जो प्रधानमंत्री होते उस समय, बाद में चीफ मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला 14 लोगों को इसलिए गोली मरवा देता है क्योंकि वो भारत का तिरंगा फहराना चाहते थे. क्योंकि वहां भारत का तिरंगा उस समय उसने भारत के तिरंगे के साथ दूसरा तिरंगा फहराना चाहता था, उसका अपना, उसके पार्टी का, जिसको उसने ऑफिशियल बनाया. इसके लिए लोग मर मिटे वहां पे. उसकी कहानी किसी ने दिखाई नहीं. सो इट इज अबाउट आवर स्टोरी नॉट रीचिंग द पीपल एट टाइम्स. जब पहुंचने लगा है, और जब वो लिख रहे हैं, जब बना रहे हैं, सी इज अ प्रोसेस. जो अभी कपिल भाई और मैं किसी प्रोड्यूसर के पास गए हुए थे, और वो कपिल भाई को इतना डिनर मीटिंग था, और वो इतना पुश कर रहा था कि आप वो अभी नहीं, लास्ट वाले बताइएगा. ठीक है. तो इट इज अबाउट कंटेंट रीचिंग पीपल, एंड दैट्स फाइन. तो आपको नहीं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने सोचा है, वो लास्ट में हम लोग खोलेंगे. नाम बताएंगे नहीं, वो आप कभी से पूछ लीजिएगा, तो आप लोगों को मजा आएगा सुन के. वो सस्पेंस बाद में, ठीक है. वो सस्पेंस ये कि बाइकॉट बॉलीवुड का जो कॉल होता है उससे क्या असर होता है, तो वो कुछ कहानी बताएंगे आपको. नाम बता देंगे, वो कभी को एड देंगे. ये आपको क्या लग रहा है, ये जो माहौल हो रहा है चेंज हो रहा है फॉर गुड? जैसे अभी क्या कहते हैं, राम सेतु की मूवी आई, पिछला चौहान पे आई, क्वालिटी वाइज तो मुझे लगता है और बेहतर हो सकती थी स्टोरी लाइन. लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है कि अभी बहुत कुछ करा जाना बाकी है? सी, जो मुझे बंबई में बैठे हुए प्रोड्यूसर हैं, उनको पैसा लगाना है, ठीक है, वो कुछ भी बेच सकते हैं, और उनको एक एजेंडा जो चल रहा है वो चलने दीजिए. पर अगर आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वो बनेगी, और उसको अगर खरीदने वाला है तो वो बिकेगा. तो आपको कंटेंट बनाना है. इट्स टाइम, इट्स इवोल्यूशन, एंड वी आर मेकिंग आवर कंटेंट, और बन रहा है, टाइम बदल तो रहा है. थैंक यू. आप लोगों ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट देखा है, वो कैसे मूवीज में कोई प्रोडक्ट डाल देते हैं? क्रिस मूवी देखा सबने? कि आप लोग और भी छोटे हो, हिमाचल देखा कि नहीं? तो उसमें देखा आपने, बॉर्नविटा प्लेस करते हैं हर जगह. बॉर्नविटा खाते हैं, ऐसा छक्का मारता, बैट चला जाता है आसमान में, या दौड़ते हुए आता है, घोड़े को भी पिछाड़ देता है, फिर बच्चे से पूछता है तुझे मेरे जैसा बनना है तो बॉर्नविटा पी. तो उसके बाद बॉर्नविटा की सेल्स बहुत अच्छी हुई. उसी तरह मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट का जो होल्ड है, जो इस्लामिज्म का होल्ड है मूवीज पे इतना ज्यादा है कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं. 786 का बल्ला अगर अमिताभ बच्चन फेंकेंगे अपने पास, तो उस पे गोली रख के वो बच जाएंगे. जैसे उन्होंने दीवार में 786 का बल्ला साइड में बिल्ला साइड में रखा, वो मर गए, है ना? उसी तरीके से कूली में उन्होंने शायद चादर ओढ़ी, उससे शायद वो बुलेट प्रूफ बन गए, मर गए. मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं. बुलेट प्रूफ बन गई थी. तो कोई नहीं. तो वहां पे भी, शोले में भी हमारे रहीम चाचा रहते हैं. ऐसे कर करके काफी इसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुए कि लव जिहाद को भी सटल तरीके से दिखाया. लक्ष्मी मूवी अभी आई अक्षय कुमार की, उसमें वो लव जिहाद के, और गुड बाय उसमें भी एक केस हुआ. ऐसा नहीं उसके ऊपर सेंटर्ड केस था, लेकिन उसमें दिखाया कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड गुड, हिंदू पेरेंट्स बैड. ऐसे कर करके हमारे दिमाग में सटल प्लेस किया गया ये चीजें. हम लोग खैर बड़े हो गए, 35-40 हो गए, तो हमें समझ में आ गया ये गेम. लेकिन बहुत से, जैसे रणदीप बसंती का केस है,
प्रतीक जी, तो उसपे पूरा रेडियो टावर पे जो होता है उसपे दिखाया गया पूरा पूरा। अब हमें पता चल रहा कि कितना वो प्रोपेगेंडा मूवी का जो कि बीजेपी के अगेंस्ट ही बना। तो सर आप बताइए कि ये जो लेफ्ट का जो नैरेटिव, आपने थोड़ा तो आंसर दे दिया उसका, लेकिन जो ये लेफ्ट नैरेटिव है वो कितना डीपली रूटेड है, और आपको क्या लगता है कितना कितना एफर्ट लेगा कि हम लोग अब ये दिमाग से आजाद हो जाए, इकोसिस्टम डेवलप करने में कैसे होगा? देखिए, भारत में आज वामपंथियों का या लेफ्ट के नैरेटिव का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं पर है तो वो बॉलीवुड है, या बॉलीवुड के साथ में हम केवल बॉलीवुड का नाम लेते हैं, पर आज अगर आप देखेंगे तो तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा की फिल्में बनती है। हम दक्षिण की फिल्में कहते हैं, पर उनमें केवल एक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वामपंथी विचारधारा की, कम्युनिस्ट विचारधारा की फिल्में देखने को मिलेंगी। तो एक वामपंथी फिल्म मेकर्स कहिए या लेफ्ट के विचारधारा के फिल्म मेकर्स कहिए, उनका सबसे बड़ा गढ़ ये कला और साहित्य का क्षेत्र है, आर्ट एंड लिटरेचर है, जिसे राष्ट्रवादी विचारधारा ने हमेशा से ही इग्नोर किया है। और आपने कहा कि लेफ्ट की उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही उपयोग किया, क्योंकि ये जो कलम वाला नक्सलवाद हम कहते हैं, अर्बन नक्सल, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी एक संबोधन देते हुए इस शब्द का उपयोग किया था कि भाई इस कलम वाला ये जो आतंकवाद है कलम का, ये आने वाली पीढ़ियों को के लिए बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक है या बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है। और कुछ बहुत ही इमोशनल बातों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाकर वो लोगों को भावुक करके समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्मों के उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 फिल्म का उदाहरण अगर आप लेंगे, अनुभव सिन्हा की फिल्म है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है, पर मूल घटना में ऐसा कोई जातिवाद का ऐसा कोई एंगल नहीं था, पर उसको अलग ही प्रकार से फिल्म में उन्होंने प्रस्तुत किया और नाम दे दिया कि भाई सत्य घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हम फिल्मों के दे सकते हैं। तो ये जो वामपंथियों का गढ़ हम इसको कह सकते हैं। और लेफ्टिस्ट को अगर सत्ता में आना है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्हें आवश्यक है कि बहुसंख्यकों को तोड़ना, उसके बगैर वो कभी भी सत्ता में आ सकते। तो इस कारण से वो फिल्म इंडस्ट्री का, कला और साहित्य के क्षेत्र का, आर्ट एंड लिटरेचर का उपयोग हमेशा से विश्व भर में करते आए हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर आप देखेंगे तो जो बहुसंख्यक वर्ग है वो राष्ट्रवादी ही होता है, वो देश से प्रेम करने वाला ही होगा बहुसंख्यक वर्ग, ज्यादातर, एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए। तो जो लोग राष्ट्रवाद से प्रेम करने वाले अगर देश में ज्यादा लोग होंगे तो दूसरी कोई पार्टी सत्ता में आ ही कैसे सकती है, राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी छोड़कर। तो इस कारण से जो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं या अन्य लेफ्ट की विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो बहुसंख्यक समाज को तोड़े। तो तोड़ेंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में राष्ट्रवाद के विरुद्ध डालना पड़ेगा ना। तो उस कारण से फिर राष्ट्रवाद कैसे फांसीवाद है, और इसके लिए उन्होंने हिटलर का या मुसोलिनी का एक टूल की तरह यूज करते हैं, जिनका आज कोई अस्तित्व नहीं है। कम्युनिस्टों का आज भी अस्तित्व है, जिन्होंने 200 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या की हुई है, और उसके बारे में कभी वो फिल्में बनाएंगे नहीं, उस इतिहास पर फिल्में बनाएंगे नहीं, पर मुसोलिनी या हिटलर का नाम ले लेकर आज भी आप हॉलीवुड में भी इवन देखिए, अभी हाल ही में एक मुसोलिनी पिनोकियो, गिलेर्मो देल टोरो की फिल्म, मुसोलिनी का उदाहरण देकर उस फिल्म में सटल वे में बच्चों की फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, और उस फिल्म में भी राष्ट्रवाद को इतना घटिया तरीके से दिखाया कि देश के लिए मर मिटने की बात करना कितनी गंदी बात है। कोई छोटा बच्चा अगर उस फिल्म को देखेगा ना, उसके मन में राष्ट्रवाद के लिए एक घिन भर जाएगी कि यार मैं तो अपने आप को कभी नेशनलिस्ट कहूंगा ही नहीं। और उसको इस वर्ष के ऑस्कर्स में कई सारे नॉमिनेशंस मिले हुए हैं। उससे पहले ताइका वाइटिटी की जो जोजो रैबिट आई थी, उसको भी कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। उसमें भी बच्चों की फिल्म है, हिटलर का टूल की तरह यूज करके नेशनलिज्म कैसे फांसीवाद है, घटिया है, नेशनलिज्म की बात करना कैसे रिग्रेसिव माइंडसेट है, घटिया माइंडसेट है, यही उन्होंने दिखाया था। तो ये तो बहुसंख्यक को तोड़ने का की एक बात हो गई। और इसके चार उनके सबसे बड़े टूल है, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कम्युनिज्म। चारों के अर्थ देखेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे और मीठे मीठे अर्थ है चारों के। पर सेक्युलरिज्म का उपयोग करके माइनॉरिटी को भड़काकर आप तोड़ने का काम करना, कुल मिलाकर समाज को। कम्युनिज्म का यूज करके गरीब, मजदूर या किसान, उनको समाज के विरुद्ध भड़काना, बांटना, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना। या फेमिनिज्म का उपयोग करके तथाकथित पेट्रियार्की का एक हवा खड़ा करके स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी को समाज तोड़ने का काम, परिवार तोड़ने का काम। इस माइंडसेट की बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। और तीसरा है लिबरलिज्म। बच्चे युवावस्था में सभी को एक फ्रीडम चाहिए होता है, अनुशासन किसी को भी पसंद नहीं होता, एक रेबल माइंडसेट होता है। तो उसका उपयोग करके फिल्म मेकर सेक्सुअल लिबरेशन की बातें करेंगे कि भाई हम आपको परिवार के, माता पिता के बंधनों से मुक्त होने की बातें करते हैं, और ये बातें युवावस्था में बहुत अच्छी लगती है।
ऐसे बहुत, आप कोई भी टीनेज ड्रामा उठा कर देख लीजिए, भारत में बना हुआ, बाहर बना हुआ, उसमें एक ही विचार आपको देखने को मिलेगा कि माता पिता आपके सपनों को कुचल रहे हैं और आपको उनको छोड़कर शहरों की तरफ भागना है, या तथाकथित एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल जीनी है, या एक सो कॉल्ड सपनों के पीछे आपको भागना है। और पेरेंट्स, समाज, बुजुर्ग आपके रीति रिवाज, परंपरा आपको कैसे दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, आपको कैसे पीछे डाल रहे हैं, और उनके विरुद्ध आपको कैसे सो कॉल्ड क्रांति लानी है, रिवोल्यूशन लाना है, यही सारे टीनेज ड्रामास में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हम लेफ्ट का नैरेटिव कहते हैं या वोकिज्म कहते हैं, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। हमने जो 786 के बिल्ली की आपने दीवार फिल्म की बात की, वो तो बहुत पुराना तरीका था वामपंथियों का लोगों को गुमराह करने का। आज जो हम वोकिज्म का भस्मासुर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज आप इंस्टाग्राम पर बच्चे देख लीजिए, उनके वीडियोस, आज रील्स देख लीजिए, कई सारे हम बच्चियां देखते हैं जो नाबालिग है, इंस्टाग्राम पर कैसे, मतलब उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, और जो, अब मुझे शब्द उपयोग करने में सही नहीं लग रहा, पर जो अंग प्रदर्शन कहिए, जो भी हो, वो क्यों माइंडसेट ऐसा बन जाता है? क्योंकि फिल्मों के माध्यम से बताया जाता है कि ये जो समाज है, ये उनके बंधन है, रीति रिवाज है, परंपरा है, पेरेंट्स से आपको दबा रहे हैं और आपको उसका अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन लाना है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करके वो कुछ ना कुछ क्रांति ला रहे हैं, समाज को प्रोग्रेस में आगे लेकर के जा रहे हैं। पर इसके पीछे का माइंडसेट, इसके पीछे की आगे जाकर इसके कितने भयानक परिणाम होते हैं। फिर अगर हम अपने ही रूट से, कल्चर से जुड़े नहीं रहते, फिर आगे जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब बातें जीवन को नीचे की तरफ लेकर के जाती है। और इस पर भी आप फिल्में देखेंगे, आजकल की जितने भी वोक माइंडसेट के फिल्म मेकर्स हैं, उनकी फिल्मों में आप देखेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, इनको वो बार बार रोमांटिसाइज करते हैं। तो इस वोकिज्म के भस्मासुर को आज हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू प्रतीक जी। एक क्वेश्चन मैं आप दोनों में से पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं भी ग्रैंडली देखता हूँ, आप सब लोग भी देखते होंगे, और एक ऐसा जो अभी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चों वाली जनरेशन तो बहुत है। तो जिया जी ये बताइए कि जैसे हम लोग देखते हैं सारे सुपर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूएस के होते हैं, सिटीज पे अटैक होता है, दुनिया को बचाते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारे जैसे लोग भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका इज सुपर पावर, व्हिच इज अ फैक्ट। लेकिन अफगानिस्तान में एक्चुअली क्या हुआ, जैसे भागे दुम दबा के और अपने ही सैनिकों को मरने दिया, तो वो एक्चुअली इतना भी सुपर ह्यूमन लोग नहीं है अमेरिका की तरह जैसा वो पोर्ट्रे करते हैं। आजकल बच्चे से भी आप पूछो जो कि इतना जियो पॉलिटिक्स को पता ना हो, उससे पूछो कि ये सुपर पावर कौन सी है, तो उनको लगेगा कि अमेरिका इज द सुपर पावर। तो ये क्या, ये इस तरह की फिल्म्स, इस तरह का नैरेटिव इंडिया की मूवीज नहीं कर सकती, बॉलीवुड इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बना सकता, हमारे अगर कर रहा है तो और क्या कर सकता, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, सबने कुंग फू सुना होगा, चाइनीज आर्ट है, सबने सुना है। चाइनीज मूवीज बनती है सब मार्शल आर्ट्स पे बनती है, यूएस मूवीज बनती है सब सुपर पावर, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, राइट, इस पे बनती है। कि हमें कैसे पता कि ये सब वहां से आ रहा है? गया तो इधर से ही है, ये भी हमें पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। विमान बनाने की तकनीक यहीं से लेकर के गए, संस्कृत से उन्होंने कितनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाई, ये हमें सबको पता है। लेकिन हमारा जो बॉलीवुड है वो ये दिखाता नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। सारी कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को इम्प्रोवाइज दिखाते हुए कि हाँ वी आर द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट इन अस दे ट्राई टू पोर्ट्रे, वही दिखाते हैं जो सबसे उत्तम है उनके अंदर, सबसे बढ़िया है उनके अंदर। ये एक हमारे यहाँ का ही एक प्रॉब्लम है कि जो सिर्फ लो पॉइंट्स है वो दिखाए जाते हैं और ये इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, इसकी डिमांड्स हम सेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। अब बात आती है यहाँ पे मीडिया की। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज अ सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट, सो जहां पे हमारे न्यूज पोर्टल्स, मीडिया, बॉलीवुड फेल हो जाते हैं, वहां पे सोशल मीडिया वॉरियर्स का बहुत जबरदस्त रोल है। आज की डेट में अगर न्यूयॉर्क में या फिर सैन फ्रांसिस्को में लोग स्लम जैसी कंडीशन में टेंट लगा के रह रहे हैं और उसको बीबीसी को या न्यूयॉर्क टाइम्स को छापने की हिम्मत नहीं है, तो हम में तो है ना, हम तो फोटो लेकर के वीडियो मंगा करके डालेंगे उसका, हम तो दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये क्यों नहीं दिखा रहे कि तुम सुपर पावर हो, तो कहाँ गया तुम्हारा सुपरमैन, ये झोपड़ी को महल में क्यों नहीं बदल रहा भाई। हमारे बच्चे को ये चीज समझ में आनी चाहिए। हमारा बच्चा देख रहा है सुपरमैन आ जाएगा, स्पाइडरमैन ऊपर से लटक के आ जाएगा, मुझे उठा लेगा, और वो कूद जाते हैं बच्चे देख देख करके।
मैनी केसेस आपने सुने होंगे, हम सबने सुने होंगे कि बच्चे ऊपर से कूद रहे हैं कि सुपरमैन और स्पाइडरमैन आएंगे। कभी आए हैं क्या? आप सोचिए ऐसे शक्तिमान के केस में भी हुआ था। जी बिल्कुल, शक्तिमान के केस में भी होता, लेकिन शक्तिमान के लिए भी एटलीस्ट उसने एक चीज ये थोड़ा सा बैलेंस किया था कि वो गंगाधर भी है, वो अपना ओरिजिनल रूप भी दिखाता है, देयर इज सर्टेन पावर्स व्हिच ही गेन्स, बट इनका सुपरमैन तो हमेशा ही सुपरमैन होता है। सो दैट इज एंड देन द वे दे ट्रीट देमसेल्फ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पोर्ट्रे क्या करना है, फेस को कैसे पॉलिश करना है, क्या दिखाना है, उसको हम ही, जो मेजॉरिटी है वो ही सेट करेंगे। हमें क्या चाहिए, हम डिमांड करेंगे, आप डिलीवर करें। डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स अ सिंपल रूल। जो डिमांड होता है वही सप्लाई होता है, चीजें बदल रही हैं जी। अच्छा इसी मैं आप पे आता हूँ उसी क्वेश्चन से। जैसे मैं मीडिया हाउस के हेड के साथ बैठा हुआ तो कुछ बातें हो रही थी, वो लोग बहुत टेंस थे। वो लोग कह रहे थे यार साउथ कोरियन, जो आपने बोला BTS, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता था इतनी सीरियस मैटर है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग, पता नहीं आप लोग भी रिलेट कर सकोगे, जो बच्चे हैं, मेरी एक कजन बहन है, कजन क्या कहते हैं, भतीजी है, मैंने उसके डेस्कटॉप पे देखा कोरियन वॉलपेपर, मैंने क्या है ये, यार मैं इसके देखती हूँ, मैंने कहा कोरियन समझ आता नहीं, इसके डब देखती हूँ। और ट्रेंड भी आप देखो, जब BTS आता है तो उसके ट्रेंड्स पूरे रहते हैं। तो वो जो रिसर्च टीम थी, उन्होंने रिसर्च टीम बैठा रखी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जो न्यू जनरेशन, जो बच्चों वाली जनरेशन में बड़ी होगी तो वो तो हमारे कंटेंट ही देखना बंद कर देगी। तो मतलब कि जो इंडियन कंटेंट, हिंदी कंटेंट, जो ड्रामा सीरीज बनते हैं वो कंज्यूम ही नहीं करेगा। तो सर आप एक चीज बता रहे थे, क्या साउथ कोरिया, चाइना, नेपाल, जापान एनिमेशन जो बनाते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए BTS के बारे में तो उतना वैसे ज्यादा मैंने देखा नहीं है, पर कोरियन ड्रामास मैंने कई सारे देखे हुए हैं, और भारत में कोरियन ड्रामास की पूरी अलग से फैन फॉलोइंग है, उनके पेजेस हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, और कोरियन ड्रामास को भारत में वो स्पेशली प्रमोट करते हैं। जैसे हम अभी राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कोरियन ड्रामास के अलग से फैन ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, उनकी कम्युनिटी है पूरी अलग से भारत में। केवल कोरियन ड्रामा से नहीं तो जापानीज एनिमे की भी कम्युनिटी है। और मेरा मूवी रिव्यू से रिलेटेड चैनल है, तो मेरे चैनल पर तो कई बार वो बच्चे एनिमे कम्युनिटी से जुड़े हुए सैकड़ों की ऐसे संख्या में आएंगे, कमेंट्स करेंगे, इस एनिमे का रिव्यू करो, उस एनिमे का रिव्यू करो, हम इस एनिमे को भारत में लेकर के आ रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पिछले 10-15 सालों में कोई एनिमे भारत में रिलीज नहीं हुई थी, और उन बच्चों ने पिछले अभी कोरोना के ही समय, उससे पहले कुछ महीने पहले स्पेशली इतने कंटेंट चलाए, इतने ट्रेंड्स चलाए, जापानी जो डायरेक्टर है, उनके प्रोडक्शन हाउस है, उनको लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए कि आपकी इस एनिमे को आप भारत में रिलीज करो। और पिछले 3 वर्षों में 6-7 एनिमे को उन्होंने थिएटर में रिलीज करवाया PVR के साथ कोलैबोरेट करके। इतनी बड़ी कम्युनिटी है जापानीज एनिमे और कोरियन ड्रामास को फॉलो करने वाली। तो ये जो अपने आप को इन्होंने इतने छोटे देश होते हुए भी वहां की फिल्म इंडस्ट्रीज ने अपने आप को जो ग्रो किया, या अपने वर्ल्ड पूरी ग्लोबल ऑडियंस को आज एनिमे को फॉलो करते हैं। हॉलीवुड के कई सारे क्रिटिक्स आप यूट्यूब पर देख लीजिए, वो बाकी किसी कंटेंट का रिव्यू नहीं करेंगे, पर जापानीज एनिमे का रिव्यू करेंगे। नारुतो का रिव्यू मिल जाएगा आपको, और भी जापानीज एनिमे जो बहुत सारे, मुझे अभी इतने नाम याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे एनिमे के रिव्यू आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेन मुख्य बात है कि हम जो कंटेंट देखते हैं उसमें तो हम उसके साथ रिलेट कर पाए, कुछ ना कुछ हम अपने आप को जोड़कर देख पाए। वो हमें कोरियन ड्रामास में, जापानीज एनिमे में देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी वो कहीं ना कहीं पर अपने कल्चर से, रूट से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम हमारे भारत के फिल्म मेकर्स के साथ ये है कि इनको बहुत वोक बनना है। इनकी कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लीजिए कि भाई पेरेंट्स अत्याचार कर रहे हैं, या पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटेंगे, इसके नाम से छाती कूटेंगे, भाई सामाजिक प्रॉब्लम, ये रीति रिवाज कैसे हमें दबा रहे हैं। जितने भी आप पिछले कुछ समय में आए OTT का कंटेंट उठाकर देख लीजिए, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाकर आपको एक डिप्रेस्ड माइंडसेट वाली फिल्में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। समाज के नाम से छाती कूटने वाली, रीति रिवाजों के, बुजुर्गों के, पेरेंट्स के, माता पिता के, हर प्रकार की। और ये कंटेंट, इसके साथ कोई भी रिलेट नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता। मैं अभी हाल ही में इसी महीने की रिपोर्ट है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, उसको हमारी जितने भी लेफ्ट का इकोसिस्टम में बहुत प्रमोट कर रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि उसमें ज्यादातर आज वामपंथियों का वहां पर वर्चस्व है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। इवन अनुराग कश्यप का भी एक इंटरव्यू आपने अभी कुछ महीने पहले का ही देखा होगा। अनुराग कश्यप ने कहा कि भारत में सबसे फिल्म लिटरेट स्टेट केरला है, फिल्मों को लेकर के सबसे समझदार लोग केरला में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर आजकल वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का वर्चस्व है तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर।
और ये भी कहा था केरला के बाद में तमिलनाडु में सबसे फिल्म लिटरेट लोग रहते हैं, ये अनुराग कश्यप का वक्तव्य है। यही नहीं, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। पर अभी आप इतना प्रमोशन होने के बाद भी अभी 6 जनवरी की रिपोर्ट है, 2022 की 90% से अधिक मलयालम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डिजास्टर रही, फ्लॉप रही। और जो कुछ 8-10 फिल्में वहां पर सुपरहिट भी रही, उन्होंने केवल प्रोड्यूसर्स को 10 करोड़ का प्रॉफिट शेयर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि जो भी जिन फिल्मों की लोग प्रमोट कर रहे हैं उनमें एक ही माइंडसेट दिखेगा, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना है, पति बस अत्याचार कर रहा है, पत्नी उसके अगेंस्ट कुछ तलाक ले रही है, तोड़ रही है, परिवार तोड़ने वाली बातें, रीति रिवाजों के अगेंस्ट कुछ न कुछ रिवोल्यूशन लाने की बातें, या हिंदू संस्कृति के से ज्यादातर जो विलन्स है वो आपको हिंदू आइडेंटिटी से जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। इवन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको हिंदू नाम वाले कैरेक्टर्स भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए पिछले 6-7 वर्षों में आई हुई मलयालम फिल्में, ऐसी बात नहीं है, आज से 10 वर्ष पहले तक तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी राष्ट्रवादी फिल्में बनती थी, पर आज इतना ज्यादा कन्वर्जन हो गया है कहिए या जो भी बातें हैं, इवन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आपको हिंदू नाम वाले कैरेक्टर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और अभी एक वहां पर मलिकापुरम फिल्म आई है उन्नी मुकुंदन जी की, राष्ट्रवादी विचारधारा से है और बहुत सक्सेसफुल हुई है, पर एक सिंगल रिव्यूअर ने, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं ना, एक सिंगल रिव्यूअर ने भी उसका रिव्यू नहीं किया है। शबरीमला मंदिर पर आधारित फिल्म है, भगवान अय्यप्पा का दर्शन करने के लिए छोटी बच्ची जाना चाहती है 7-8 साल की, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया। तो ये इनका पूरा एक इकोसिस्टम है, ये जो पपेट क्रिटिक्स है, पपेट मीडिया है, और एक साथ ये लोग काम करते हैं, और इस कारण से हमें फिल्म इंडस्ट्री पर, कला और साहित्य के क्षेत्र पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं। पर यूथ को, समाज को सबसे ज्यादा दिशा देने का या उनको इन्फ्लुएंस करने का काम अगर कहीं से होता है तो वो केवल और केवल कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से ही होता है। हम सोशल मीडिया की बातें करते हैं, पर हमारे माध्यम से हम जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा लोगों को, लाख गुना ज्यादा लोगों को फिल्में इन्फ्लुएंस करती है। बच्चे वही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो नेटफ्लिक्स पर देखेंगे, भूल जैसी सीरीज आती है, उसमें क्या दिखाया, डिस्टोपियन फ्यूचर जहां पर भारतीय आर्मी मुस्लिम्स पर आने वाले कुछ 20-30-50 वर्षों के बाद में कैसे अत्याचार करेगी, उनके धार्मिक ग्रंथों को कैसे फाड़ कर फेंक रही है, उन पर कैसे अत्याचार कर रही है, भूल में दिखाया गया है। लैला में भी ऐसा ही एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया जहां पर हिंदू राष्ट्रवादी लोग कैसे पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे और माइनॉरिटीज पर कैसे अत्याचार करेंगे। पाताल लोक जैसी सीरीज आती है, द फैमिली मैन जैसी सीरीज में आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, पत्थरबाजों को जस्टिफाई करते हैं। और इन सारी सीरीज का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनको बहुत अच्छा खासा क्रिटिकल एक्लेम मिला हुआ है। तो ये समस्या इतनी बड़ी है, पर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्मों को इग्नोर करते हैं, और इस पर बहुत विशेषतः हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके सर, थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। ऐसा है कि कौन सी भी मूवी हम लोगों की बात हो रही थी, ब्रह्मास्त्र। मैंने एक साथ ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा कि भगवान के ऊपर चलो कुछ हिंदू धर्म के ऊपर आ रही है मूवी बहुत बकवास, क्योंकि मैं देखने का फर्स्ट हाफ अच्छा लगा, मैंने ट्वीट कर दिया, मुझे भर के गालियां कि तुम देखने कैसे गए। ठीक है, मैंने बाइकआउट का कॉल नहीं किया था, लेकिन मैं इसलिए देखने गया कि भैया भगवान की कुछ तो बात हो रही है, कुछ तो उसको अस्त्र वस्त्र की बात हो रही है, भले मजबूरी में उन्होंने नाम दिया। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है, और सर उसके बाद आपसे भी एक क्वेश्चन है कि आखिर ये बाइकआउट बॉलीवुड वाला ट्रेंड किस हद तक ट्विटर या सोशल मीडिया पे इसका किस हद तक जायज है, और इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देने की जरूरत है कि हम सबको सामंजस्य में करें। क्या सभी बॉलीवुड मूवीज को करना है कि जो जिहाद और इस तरह की चीजें जो दिखाती है उनको करना चाहिए। और सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा उसके बाद, किसके 25 लाख लोग जॉब इस पे पाते हैं, ठीक है सर, ऐसा तो नहीं कि हम लोग बाइकआउट की कॉल करके उनको जॉब्स, उनकी फैमिलीज को परेशान कर रहे हैं या उनका कल को दिक्कत हो सकती है। तो सर आप प्रतीक जी आप शुरू करिए। ठीक है, आपने ब्रह्मास्त्र की बात की, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। आपने एक तो ब्रह्मास्त्र का पूछा, और दूसरा क्या सभी फिल्मों को हमें बॉयकॉट कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में भी आ रही है। आपने कहा थोड़ी देर पहले आपने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का नाम लिया, और दूसरी एक बॉटम लाइन क्या, हाँ, तो राष्ट्रवादी फिल्में कुछ कथित रूप से बॉलीवुड लाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो एक अजय देवगन की एक फिल्म आई थी, तानाजी नहीं, तानाजी तो अच्छी फिल्म बनी थी टेक्निकली। एक दूसरी फिल्म आई थी, नहीं दृश्यम नहीं, एक शिवाय भी नहीं, चलो वो एक युद्ध पर, भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी, भुज इंडिया। वो आप देखिए, उसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएंगे, पर वो इतने मजाकिया तरीके से लिखे हुए हैं ना, ऐसा लगता है कि वो
जानबूझकर ट्रोल करने के लिए या एक सार्केज्म के रूप में उनको यूज किया ऐसा लगता है पुश द प्राइड ऑफ इंडिया में। उसके अलावा एक ओम नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें भी आप देखेंगे जय भवानी, रक्त रहे ना रहे राष्ट्र रहना चाहिए ऐसे डायलॉग्स है। फिल्म आप देखिए पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया था राष्ट्रवाद का। उसके अलावा सत्यमेव जयते 2 आई है, यहाँ पर जॉन अब्राहम में ऐसे खून ऐसे 3 रंग का खून निकल रहा है तिरंगे का। इतनी मजाकिया फिल्म थी वो, उसको तो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था कि पेट्रियोटिक कॉमेडी फिल्म है ये। और अभी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म आई, उसके अलावा भी ऐसी कुछ राष्ट्रवादी फिल्में उन्होंने कथित रूप से लाने का प्रयास किया है, और उनमें राष्ट्रवाद तो कहीं पर दूर दूर तक दिखा नहीं, उसमें राष्ट्रवाद का मजाक मुझे ज्यादा देखने को मिला। मुख्य बात यह है सर इसमें क्वेश्चन, ठीक है, भूज मैंने देखी बहुत वाहियात दी, बहुत वाहियात, बहुत वाहियात, लेकिन आपने बोला कि उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग, अब देखिए मूवीज तो आ रही हैं कि हमारा पेट्रियोटिज्म की दिखाने वाली बहुत बेकार लिखा है। इवन सम्राट के ऊपर जो बनी वो भी बहुत तो वहीं बैठा था, बहुत अच्छी, बहुत खराब थी, मैं वहीं बैठा था, मेरे साथ तारीफ का ट्वीट भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या हम लोग को प्रमोट नहीं करना चाहिए इस तरह की मूवीज उल्टा कि ठीक है चलो राष्ट्रवाद के ऊपर कुछ आया, भले बहुत बेकार बना। मैं आपको पूरा कवर कर देंगे। अभी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म आप देखेंगे ना, बात ये नहीं कि उन्होंने फिल्म खराब बनाई, टेक्निकली फिल्म खराब होती ना तो भी चल जाता। प्रॉब्लम ये है कि उसमें उन्होंने मोहम्मद घुरी के अत्याचार भी नहीं दिखाए। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान उन्हें एक देवदास की तरह प्रेजेंट कर दिया कि वो अपने ससुर से लड़ रहे हैं प्यार के लिए। फिल्म का मुख्य फोकस फर्स्ट हाफ का इसी पर था कि वो अपने प्यार के लिए ससुर से लड़ रहे हैं, मतलब समाज के अगेंस्ट हमें कुछ वही माइंडसेट ना कि हमें समाज रीति रिवाज परंपरा के अगेंस्ट अपने प्यार के लिए लड़ रहा है। आप वो ऐतिहासिक फिल्म बनाओ या आज के समय पर फिल्म बनाओ, इनका मुख्य फोकस यही पर रहता है कि हमें कुछ ना कुछ एक रेबेल माइंडसेट रेवोल्यूशन लाना है, परंपरा रीति रिवाज समाज आप पृथ्वीराज जैसी मूवीज का बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट की बात नहीं, आप मैं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो एक सम्राट पृथ्वीराज हो गया, आपने ब्रह्मास्त्र की बात की, उसमें अस्त्रों की बात की है वगैरह सब बातें ठीक है। फिल्म के एंडिंग में वो ये बताते हैं कि भाई सबसे बड़ा अस्त्र तो प्रेम है, प्रेम में सबसे, प्यार में सबसे बड़ी ताकत है, बराबर। और वो प्यार की ताकत जगती भी कैसे है, वो अपने गुरु आश्रम में जा रहे हैं और गुरु आश्रम में जाकर के वो जो मुख्य लीड कैरेक्टर से रणवीर कपूर का और आलिया भट्ट का हक कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ये करके उनकी ताकत जग रही है। अब इसी के अगेंस्ट मैं आपको हॉलीवुड की फिल्मों की उदाहरण देता हूँ। बैटमैन तो सबने देखी होगी, पहली द बैटमैन, उसमें क्या दिखाया है, बैटमैन भूटान जाता है पर्वत के ऊपर, वहां इतनी कठिनाइयों से चढ़ के जा रहा है, एक आश्रम जैसी जगह है एकांत में, वहां वो तपस्या करता है, साधना करता है और उसकी शक्तियां जगती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबने देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल जाता है, वहां पर एक आश्रम में रहता है, हिंदू धर्म के अनुसार वो चक्रों को जागरूक करता है और फिर उसकी शक्तियां जगती है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनीमे है, अभी भी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उसमें कुंडलिनी योग मैं आपको वापस टॉपिक बनाऊंगा, बाइकआउट का बॉर्डर लाइन आता रहूंगा। तो उसमें पूरा कुंडलिनी योग के बारे में दिया है, जापानीज एनीमे है नारुतो, उसमें पूरा कुंडलिनी योग के ऊपर वो सीरीज आधारित है। तो ये लोग बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स, बाहर के फिल्म मेकर्स भी एकाग्रता, ध्यान, संयम इसका महत्व तो समझते हैं। हमारे फिल्म मेकर्स ब्रह्मास्त्र नाम दे देंगे, प्रमोशन में बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने एंशिएंट इंडियन कल्चर को दिखाया, हमने हिंदू संस्कृति को दिखाया। उसके जो आयन मुखर्जी डायरेक्टर है ब्रह्मास्त्र के, अपने पीछे देवी देवताओं के बैकग्राउंड में पूरी फोटो लगा कर रखी है और ऑफिस में बैठकर क्या बता रहे हैं, प्रमोशन वीडियोस आप देखिए गूगल पर, यूट्यूब पर, वो बोल रहे हैं कि हमने हिंदू संस्कृति, एंशिएंट इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। ये कहकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रमोट किया। फिल्म में कहीं पर भी दूर दूर तक भी हमारे कल्चर से जुड़ी कोई बात नहीं थी। वानरास्त्र, नंदियास्त्र ऐसी कोई चीजें हमारे कल्चर में नहीं है, कोई उनका अभ्यास नहीं था। और गुरु आश्रम में जाकर आप चुम्मा चाटी करके अपनी शक्तियां जगा रहे हैं, मतलब ये इससे ज्यादा फालतू वाहियात बात और क्या हो सकती है। मतलब जो बात आपको डॉक्टर स्ट्रेंज या बैटमैन या जापानीज एनिमे के मेकर्स को समझ में आती है, भारत के फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आती। मतलब ये तो बहुत क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन देखिए, जब अस्त्रों की बात आती है ना, अर्जुन को अस्त्र कैसे मिले थे? जब दिव्यास्त्र अर्जुन को प्राप्त करने थे, तपस्या की अर्जुन ने, वो बाइकआउट की बात। हाँ चलिए, नहीं बाइकआउट पर मैं आता हूँ, 2 मिनट जल्दी सेशन में आप ही चाहता हूँ। मैं अर्जुन की बता रहा था, वो मेनका उसे इतना सेड्यूस करती है, फिर भी अर्जुन अपने ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ता। तो हमारी संस्कृति तो ब्रह्मचर्य से शक्ति जगती ये बताती है, पर फिल्मों में वो चुम्मा चाटी से शक्तियां जगती छोड़िए। और बयान और बाइकआउट की जहां तक बात है, देखिए सबसे मुख्य बात, मैंने अपने चैनल पर कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री का उनको तो एक मौका मिल जाता है बताने का कि देखो नेशनलिस्ट कैसे कितने इंटॉलरेंट होते हैं और कैसे हमें वो अटैक कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड वो खेलते हैं जब हम बैन और बैकआउट की केवल बातें करते हैं। अगर सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री को आपको काउंटर करना है, उनको उनकी जगह दिखानी है, तो सबसे पहले
फैक्ट्स पर आधारित, तथ्यों पर आधारित उनको पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करिए, बोलिए, अपना एक इकोसिस्टम खड़ा करिए। जैसे अभी पठान को प्रमोट करने के लिए इनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स जब आ रही थी तो पोस्टर रिलीज हुआ, 2-3 पोस्टर रिलीज हुए, टीजर 2-3 रिलीज हुए, ट्रेलर रिलीज हुआ। इस इंडस्ट्री से किसी ने भी उसका कुछ नहीं किया, ट्वीट तक नहीं किया, किसी ने प्रमोट नहीं किया, किसी क्रिटिक ने रिव्यू नहीं किया। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने जब उसको पसंद किया तब थोड़े बहुत आर्टिकल्स लिखे गए। तो अपना हमारा खुद का एक इकोसिस्टम होना चाहिए। हम खुद अपनी फिल्मों को एनालाइज करें, दूसरों की फिल्मों को भी एनालाइज करें। क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, केवल बैन और बैकवर्ड की बातों से कुछ नहीं होगा। कामाख्या जी ये बताइए, जैसे मैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पे जोश जोश में बोला कि सारी मूवीज को बाइकआउट करो, ठीक है? तो ये जो जॉब्स हैं, जो लोग भी बोलते हैं, जॉब्स का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि बॉलीवुड एक बिजनेस प्लेस है। कंटेंट मेकिंग का काम है जिससे परसेप्शन क्रिएट होता है, सब कुछ होता है, पर एक बिजनेस प्लेस है। उसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि जब बॉयकॉट शुरू होता है तो कपिल भाई मुंबई आते हैं और मुंबई हम एक प्रोड्यूसर के घर जाते हैं इनविटेशन पे, और बार इनविटेशन के बाद तो डिनर पे ये कौन सी मूवी नहीं बताएंगे? नहीं, मूवी नहीं बताऊंगा, बस कुछ तो हिंट दीजिए, मजा आ जाए इन लोगों को। नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं। नहीं करके तो ये पता नहीं, नहीं वो सब नहीं करूंगा, बट आप पहले पूरी कहानी सुनिए। तो वो प्रोड्यूसर उस प्रोड्यूसर और एक्टर का दोस्त होता है। वो कहता है प्लीज भाई आप आके मेरी फिल्म देख लीजिए और बताइए आप कि क्या कमियां इस फिल्म में, ठीक है? और ये कहते नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है? ये आपकी ताकत है। उसके अगले दिन वी गो टू अ सुपरस्टार्स, ये गो टू मीट अ सुपरस्टार। वो सुपरस्टार मतलब 90s का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, अभी भी सुपरस्टार है, रुतबा है उसका, स्टाइल है, सबसे बड़ा स्टाइल आइकन है वो। पठान को नहीं बोल रहे? नहीं, 90s में वो भी था। नहीं। तो उसके बाद मैं नाम नहीं बोलूं, कुछ नहीं बोला, वो लिटरली हाथ जोड़ के खड़ा था कि मैंने भगवान के मंत्र पे गलत नहीं किया। वो जस्टिफाई कर रहा था, प्लीज बचा लो। पजल है भगवान। मंत्र सोचो कौन सी मूवी? ठीक है, अरे बाप। मैं मुझे नहीं पता, ठीक है? सो दिस इज पावर ऑफ बॉयकॉट। पर बॉयकॉट के साथ एक चीज और समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? सी एज अ कंटेंट मेकर वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ब्रह्मास्त्र बनती है, ब्रह्मास्त्र कम से कम अपने, मैं मानता हूं क्योंकि आई एम अ कंटेंट मेकर एंड आई अंडरस्टैंड सम टाइम कि मेरे से भी गलती हो सकती है। अब क्या होता है कि मेरी जैसी स्कूलिंग हुई है वैसी ही फिल्म बनाऊंगा ना मैं, ठीक है? जैसा समझूंगा वैसा ही बनाऊंगा। तो गलतियां होती है पर सीखता है आदमी। तो जब पृथ्वीराज चौहान बनता है ना तो हमें समर्थन करना चाहिए। इसलिए नहीं समर्थन करना चाहिए कि खराब है या बस करना है, पर इसलिए करना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि अच्छा ऐसा फिल्म बनाएंगे तो चलेगा, तो आगे और वो रिसर्च करेगा और अच्छी फिल्म बनाएगा। अगर हम उसको फ्लॉप कर देंगे तो क्या होगा कि वैसी फिल्में बनना बंद हो जाए। उनको तो चाहिए बहाना। आज कम से कम कश्मीर फाइल्स हिट होने के वजह से दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंटेंट। सी देयर माइट बी फॉरेन फंडिंग, देयर माइट बी टेररिस्ट फंडिंग, बट देयर आर पीपल सिटिंग विद देयर मनी हु वांट टू इन्वेस्ट इन सिनेमा। उनको पैसे, अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वो तब करेंगे जब वहां से पैसा वापस आएगा। अब हम वो राम सेतु बनती है, मुझे अच्छी नहीं लगी राम सेतु, पर राम सेतु ने, राम सेतु के इससे पहले कौन राम सेतु पे बात करता था? कम से कम यहां तक तो बॉयकॉट और सी आई एम अ कंटेंट मेकर। अभी क्या हो गया है, पहले मैंने टीवी पे कुछ बनाता, मैं राजा था, मैं जो बनाता था मैं वही दिखाता था और आपको वही मानना था। पर आज सोशल मीडिया आने की वजह से आपके रिव्यूज आने लग गए हैं और उसकी वजह से मैं भी बहुत डरा हुआ हूं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज है प्रेशराइज करना। अ प्रेशर ग्रुप शुड वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, बट इतना ताकि हमारे जो लोग मतलब मुझे फोकस रहना चाहिए, मतलब फोकस रहना चाहिए। ये रेड लाइन है भाई, इसको क्रॉस नहीं करना तुमको। वो जो राम वाली फिल्म बनी है, ओम राउत ने जो बनाई है, आदि पुरुष, आदि पुरुष, ठीक है, गलत है सी, पर कुछ चीजें अच्छा नहीं है। राम कैसे हैं वो कैन बी डिसाइडेड। वो रो रहा था कि आई ट्राइड कि मैं तुम्हारे तरीके का फिल्म बनाने की कोशिश, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार तो समर्थन कर दो, ठीक है? सो दैट्स अनदर वे, इट्स अ स्लो प्रोसेस। बचा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि कोरियन कंटेंट, जापानीज कंटेंट, हम थोड़ा क्रिएटिव आदमी डाइवर्ट हो जाता है बीच में, हम सब डाइवर्ट। रामायण वर्कड इन इंडिया, महाभारत वर्कड इन इंडिया। साउथ में जो वर्क कर रहा है, आरआरआर वर्क्स इन इंडिया। आरआरआर में रामम राघवम काम करता है।
जब राजू राम के अवतार में दिखते हैं तो हमें पसंद आता है, हमको अपनी माइथोलॉजीज पसंद है। पर जब वो फिल्में हिट होने लगेंगी, जब लोग जाके टिकट खरीदने लगेंगे, तो जो मेकर है वो खुद ब खुद बनाएगा, खुद ब खुद। मतलब मुझे अभी थोड़े दिन पहले मैं किससे मिला, सो आई हैव ट्रैवल्ड, आई वर्क फॉर अ ट्रैवल चैनल, तो मैंने बहुत ट्रैवल किया और मुझे हमेशा लगता था कि मैं दुर्गादास राठौर पे फिल्म बनाऊंगा, या रानी दुर्गावती जो है, जो जोधपुर की रानी थी, गौंड रानी थी, जिन्होंने अकबर से लड़ाई की, मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा। मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से मिला और वो मुझे कहा, कामाख्या आई वांट टू राइट ऑन दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर जोधपुर के एक मंत्री होते थे। तो ये समय आया है, ये मैच्योरिटी आई है, ये मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया की वजह से ही आई है। सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन मीडियम है, पर उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज में होगा तो आपको कंटेंट में जरूर दिखेगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। मैं इस पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्मों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, सम्राट पृथ्वीराज और पठान दोनों ही YRF की फिल्में हैं। पठान को आप देखेंगे तो बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम, इनकी पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स पिछले 2-3 महीनों से लगातार उस फिल्म के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज के समय इनका कोई PR, कोई मार्केटिंग टीम, कोई इकोसिस्टम, कोई काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जानबूझकर उस फिल्म को खराब किया बॉलीवुड ने। ये मैं पक्का दावे से कह सकता हूं, क्योंकि अक्षय कुमार की एक्टिंग आप देखेंगे ना, इतना वो केवल खराब एक्टिंग नहीं थी, वो अपमानजनक एक्टिंग थी। और इन्होंने किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया, बॉलीवुड में से किसी ने प्रमोट नहीं किया उसको। नहीं, एक मिनट इस पे मैं आपसे एक मिनट अभी हम लोग नीचे जाएंगे, आपको क्वेश्चन सबसे पूछ लेना। तो बेसिकली सर वो भी यही बोल रहे हैं, ठीक है, हम अगर टॉपिक हमारे, जैसे वी कैन अग्री टू डिसअग्री, अगर टॉपिक हमारे सोच के खिलाफ है तो हम लोग बाइकॉट खुल के करें। नहीं, लेकिन अगर boycott की सोच बात नहीं, देखिए अगर वो नॉर्मल सर, चीजों पे उसमें उंगली करना, वो और कंफ्यूज एक इंसाइट दे देता हूं। तो मैं और कपिल भाई गए थे एक प्रोड्यूसर के पास। अरे रुक जाओ सर, ये बताइए दो। सो हम जब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी पे फिल्म बन रही है, आज के डेट पे वो व्यक्ति इतना कॉन्शियस है कि वो चाहता है कि एक चीज भी गलत ना जाए। मैं उस पे तो अब वो टाइम, मतलब इवन लाल सिंह चड्ढा जब आमिर खान बनाता है तो वो कम से कम 10 ऐसे लोगों को, हमारे विचार के लोगों के पास जाता है कि भैया बताओ क्या गलती। हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। अब मुझे ये नहीं, मुझे पता नहीं ठीक है, तो 10 लोगों के पास जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं लाल सिंह चड्ढा पे तो आप गए, लाल सिंह चड्ढा पे आप गए ही नहीं थे। लाल सिंह चड्ढा पे चलो नहीं, कोई लाल सिंह चड्ढा नहीं थी। लाल सिंह चड्ढा नहीं था, लाल सिंह चड्ढा वाज नॉट देयर। और देखिए सर, बैन और बाइकॉट की हमने बात की ना, एक मिनट, तो जल्दी समराइज कर देते हैं, क्योंकि पीछे से धमकी बचा 25 लाख वाली जो बात आपने करी, 25 लाख जॉब्स। हाँ 25 लाख, ऐसा नहीं है, दे आर बिजनेसमैन and they will if you start demanding your kind of content, they will start making your kind of content. और सर बैन और बाइकॉट की जो बात की ना, देखिए हम दर्शक है, हमारा अधिकार है फिल्म देखना या नहीं देखना। तो फिल्म नहीं देखना ये हमारा अधिकार है, उस पर वो मना नहीं कर सकते कि आप फिल्में देखिए ही। तो और दूसरी बात ये कि हमें केवल बॉयकॉट की अपेक्षा हमें क्रिटिकल एनालाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि फिल्मों में क्या दिखाया है, और पॉइंट टू पॉइंट काउंटर कर। जैसे कि आप ये पूरा जितने भी एलिट क्रिटिक्स है आप देखेंगे ना, जितने इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स हैं, जब भी कोई राष्ट्रवादी फिल्म आएगी ये तुरंत जंगोइज्म का रोना रोएंगे, भाई इसमें चेस्ट थंपिंग जंगोइज्म है, इसमें तो बड़े बड़े अलग अलग शब्द निकाल कर, जेनोफोबिया है, रेसिस्ट है, वगैरह वगैरह शब्द निकाल कर लेकर के आते हैं। तो हमें भी इस प्रकार से क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए फिल्मों को, और वैसे अगर हम काउंटर करें तो दर्शक समझदार हैं। अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ये कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो अगली बार लोग अपने आप तय कर लेंगे कौन सी फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। नहीं, मेरा कहना है बाइकॉट तो करे, भैया चेहरा तो दिखा दीजिए, कौन बोल रहा है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं आप। बाइकॉट तो करे लेकिन सेटेड व्यू के साथ करे, सब कुछ बाइकॉट नहीं करे। बाइकॉट करे डिमांड के साथ। अरे हम धरने पे बैठे हैं, मोर्चे पे बैठे हैं, मांग क्या रहे हैं ये तो बोलो उनको पहले। हमें ये चाहिए इसलिए हम धरने पे बैठे हैं, हमें ये चाहिए इसलिए हम बाइकॉट कर रहे हैं। वी हैव टू सेट एक्सपेक्टेशंस। गदर 2 आ रही है, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। और देखिए ये जो बॉयकॉट की बात करते हैं, लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि लोग हमें बॉयकॉट कर रहे हैं, पर बॉयकॉट करने वाले सबसे बड़े लोग ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं। आप इंडस्ट्री में देखेंगे जो नेशनलिस्ट विचारधारा के डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, उनको ये जीना हराम करते हैं इसी इंडस्ट्री में।
तो ये लोग सबसे बड़े बॉयकॉट करने वाले हैं, तो विक्टिम कार्ड तो उल्टा हमें खेलना चाहिए, ये लोग उल्टा खेलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, स्पेशली जो अंधेरे में लोग बैठे हैं। हो सक हाँ हाँ, धन्यवाद आप लोग के क्वेश्चंस का। अब हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे पैनलिस्ट्स और हमारे मॉडरेटर सर के लिए। द सेशन हैज बीन absolutely entertaining and it kept us interested, and this has been one of the rarest panel discussions, and I'll try to explain it in simple mathematics. If on a scale of 10 we have to number how much sense talking on Bollywood makes, where 1 being the least, 10 being the highest, और अगर हम एक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें कि हाउ मच बॉलीवुड इज टॉक्ड अबाउट टू हाउ मच सेंस डज इट मेक, ये हमेशा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मैंने पैनल डिस्कशन देखा आज और सुना, दैट वाज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड आई एम श्योर ये मैथमेटिकल डेरिवेशन किसी को समझ नहीं आएगा, बट आई थॉट कि यहाँ पर सारे की सारे फील्ड्स कवर हो चुके, मैथमेटिक्स के छोड़ा जाए तो वील गिव वन डेरिवेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेशली विकास सर, बिकॉज एक मॉडरेटर के हाथ में होता है जब बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या रेलिवेंट है उसे पिक करना और उस पर रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछना। सो थैंक यू सो मच फॉर ड्राइविंग द एंटायर पैनल डिस्कशन विद सच प्रिसीजन, and we also thank all the panelists for being equally relevant and for answering all the questions that matters to all of us.